बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक नाचीज़ खाकसार। आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नाजरीन। मुख्तलिफ वाक़यात जो कि देखने में आ रहे हैं, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से। जिस तरह के पहले लाहौर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसके बाद वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से कहा गया था कि कुछ शहर ऑलरेडी हमारे जो हैं वो हाई अलर्ट पे मौजूद हैं। अब भी उन्होंने बहुत सारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो हाई अलर्ट पे मौजूद हैं। इसी के साथ साथ खासतौर पे पंजगोर और नोशकी में जो वाक़यात हुए, जिसके अंदर पूरी एक सिलसिला रहा, कार्रवाई रही, उस पर जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे कि इसके पीछे कौन वो सरगर्म गिरोह हैं। खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो अब सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट बना रहे हैं, उससे पहले शहरों को टारगेट बनाया करते थे। क्या ये वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है? क्या ये बीएलए है? क्या ये कोई और जमात है? या फिर इंडियन फंडेड एजेंट्स, जिस तरह से पहले अक्सर हम देखते हैं कि इंडियन फंडेड जितने एजेंट्स हैं वो ऐसी सरजमीन पे नजर आते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं, या वो ही अब तक जो है वो एक्टिव हैं और उनको ख़त्म किया जा रहा है। बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की गई पाक फौज की तरफ से, दहशतगर्दों को मार दिया गया। कहा जा रहा है कुछ दहशतगर्द जो हैं वो बाजार की तरफ चले गए थे, उनको भी पकड़ लिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरे पास बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं ऑलरेडी लाइन पे। मैं चाहूंगा कि उनकी तरफ बढ़ूं और उनसे जानूं कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। ब्रिगेडियर साहब खटक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप ही के साथ ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया। साहब खटक साहब, सर आपसे आगाज करते हैं। ये पूरे वाकयात को ज़रा अपने अल्फाज में बताइएगा और इसकी ख़ास तौर पे जो एक्चुअल जो बैकग्राउंड स्टोरी है। मैं आपसे सर हमेशा व्हेनेवर आई कॉल यू आई ऑलवेज वांट कि जो एक्चुअल स्टोरी है बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द कर्टन जो सूरत हाल है, प्लीज़ उसको ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। थैंक यू आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। हालात बिल्कुल पिछले महीना डेट जो है उसको अगर हम क्रिटिकली देखते हैं तो वाकयात में इजाफा होता जा रहा है बिल्कुल। और कुछ तो फैटल इंसिडेंट हुए हैं बहुत। और ये इनमें तीनों जगहों को हमें देखना पड़ेगा। एक्स फाटा एरिया जो कि अभी हम उसको केपी का हिस्सा कहते हैं, दूसरा बलूचिस्तान, और तीसरा कुछ सेटल्ड एरियाज में भी, मसलन इस्लामाबाद पिंडी की बात भी आती है, उसमें टारगेट किलिंग एक छोटी सी हुई थी। इन सारे वाकयात को देखकर पहला सवाल वही उभरता है कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने और हुकूमत ने एक जंग लड़ी है ज़रबे अज़ब और उसके बाद रद्दुल फसाद, तो फिर ये दोबारा क्यों सर उभर रहा है? बिल्कुल वो जो क्लेम हम लोग किया करते थे कि हमने टेररिज्म की कमर तोड़ दी है, तो वो ये दोबारा कहाँ से उभर आए, कहाँ से निकल आए? और वो भी तालिबान की हुकूमत आने के बाद से। बीच में तो काफी जी बिल्कुल। अच्छा और आपका अक्सर सवाल मुझसे यही होता था कि जी अगर इंडिया वहां से निकल गया है, करजई हुकूमत या गनी हुकूमत या अफगान हुकूमत जो पाकिस्तान के इतनी फेवर में नहीं थी उस वक्त, वो भी वहां से चली गई है और वहां पर एक पाकिस्तान सपोर्टिव गवर्नमेंट आ गई है, तो फिर ये वाकया क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल था। और इस पे वो कहते हैं आईब्रोज को रेज होना चाहिए कि क्यों ये वाकयात हो रहे हैं। क्या कहीं पर कोई उसको कहते हैं नालायकी तो हम नहीं कहेंगे, कोई नेग्लिजेंस हो रही है? मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि अमेरिका और इंडिया दो बड़े प्लेयर थे जिनको हजीमत उठानी पड़ी अफगानिस्तान में। ठीक हो गया। वहां से निकलने के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा, उनका रिस्पांस क्या होगा, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। दूसरा बड़ी चीज कि जो टीटीपी वहां पर थी, उस टीटीपी को अफगान जो मौजूदा हुकूमत है उसने बड़े क्लियर अल्फाज में और बड़ा उन्होंने अमीर से बैत भी की हुई है और उन्होंने कहा भी हुआ है, लेकिन कुछ स्प्लिंटर ग्रुप जो जिंदा हैं वो इस किस्म के वाकयात करते रहेंगे। यही हमारी डिस्कशन हुआ करती थी आपसे, और ये वही वाले हैं जो कि फाटा में एक्टिव रहेंगे। ठीक है, और उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तीसरा बलूचिस्तान, देखिए बलूचिस्तान जो है वो इससे हट के एक नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन इंसर्जेंसी वहां पर, मैं उसको इंसर्जेंसी इसलिए कहता हूँ कि बार बार सर उभरता है वहां पर और बार बार लोग
आते हैं, कभी वो सेपरेटिस्ट, कभी नेशनलिस्ट मूवमेंट, कभी आज़ादी, जो भी नाम दें हम उसको, उन तमाम वाक़यात में लाहौर वाक़े को भी आप कंसिडर करें तो उसके अंदर भी एक नया नाम सामने आया हमारे, जी नया एक नाम सामने आता है और नए नए ग्रुप सामने आते हैं। और बलोच को जो सपोर्ट रही है वो हमेशा से रही है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इंडिया ने बहुत खुल के उनको सपोर्ट किया है, वो कहते हैं उनको सपोर्ट किया है, बलोच खुद कहते हैं, खुद डिमांड करते हैं। अभी वो जो रिसेंटली एक उन्होंने बूदी हुकूमत से कहा कि हमें असला प्रोवाइड करें। और ये सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा बताइए किस दौर में ज्यादा सपोर्ट रही है? क्या बुगटी साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर से पहले की बात है? ये किस दौर में ज्यादा बड़ा ओपनली एक सपोर्ट रही है इंडिया के? ओपनली तो नहीं होगी लेकिन खैर बड़े कंफर्म जो हम कह सकते हैं। जी आसिफ, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी इंसर्जेंसी, दुनिया की कोई भी इंसर्जेंसी एक्सटर्नल सपोर्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और ना वो कामयाब होती है। ठीक है, इधर जो भी इंसर्जेंसी रही है, 73 वाली के ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा वो नहीं करते, 70s वाली, 80s वाली, लेकिन जो रिसेंट टाइम की इंसर्जेंसी में राइज आया है या बलूचिस्तान की इनसिक्योरिटी में राइज आया है, वो 2001 के बाद बहुत ज्यादा हुआ। 2001 के बाद, और 2001 के बाद जब वहां पर अफगानिस्तान में इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ा और अफगानिस्तान में इंडियन कॉन्सुलेट्स में, और उसके साथ साथ ईरान में भी, ये भी याद रखिएगा, ईरान से भी वो एक्टिव हुए हैं। तो इन तमाम इस पिछले 20 सालों से ज्यादा के अरसे में बलोचों को बहुत सपोर्ट मिली। इस हद तक सपोर्ट मिली कि दिल्ली के अंदर उनकी कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और बरामदाग बुगटी जैसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। वो रहते हैं यूरोप में, इसी तरह इंग्लैंड में वो लोग रहते हैं, स्विट्जरलैंड में वो लोग रहते हैं, अमेरिका में वो लोग रहते हैं, रशिया में उन लोगों का है। इन तमाम इलाकों में उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट और उनको जो फिजिकल सपोर्ट अफगानिस्तान के थ्रू मिलती है, लेकिन फाइनेंशियल और गाइडेंस शायद उन इलाकों से। ठीक हो गया, चलिए सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। जी हाँ, ठीक है, उसका ये मैं ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, आप क्या राय रखते हैं इन दोनों वाकयात के हवाले से? ब्रिगेडियर साहब को मेरी आवाज जा रही, प्लीज चेक कीजिएगा। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब को दोबारा कनेक्ट करें। जी सर आप कंटिन्यू कीजिए, ब्रिगेडियर साहब। अच्छा, अपनी बात जी। तो बात हम कर रहे थे कि ये पिछले 20 सालों में ये चीज बहुत ज्यादा क्यों बढ़ी? उसके बढ़ने की बड़ी सादी सी वजह थी, वही जब सपोर्ट मिल जाती है आपको फाइनेंशियल भी और आपको इंसर्जेंसी के लिए, तो फिर इस किस्म के वाकयात। अच्छा, अभी ये क्यों बढ़े हैं वाकयात? देखिए, जब इंडिया वहां लूज करेगा, अमेरिका वहां लूज करेगा, तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि वो सपोर्ट दोबारा से उनको मिलनी शुरू होगी। उनको हजीमत उठानी पड़ी है, उनको तकलीफ हुई है, उनके फाइनेंशियल और उनके जियो स्ट्रेटेजिक नुकसानात हुए हैं। उन नुकसानात को वो इतनी आसानी से क्यों बुलाएंगे और कैसे बुलाएंगे? इसलिए ये जो वाकयात हो रहे हैं ये उसी की कंटिन्यूशन है। अभी मैं उसको उसी कंटिन्यूशन को समझता हूं। आपको क्या लग रहा है कि ये एग्जैक्टली हम अगर इसी की बात करें, जो भी वाकया जो हुए हैं आर्मी के ऊपर अटैक और तमाम एक्सपोर्ट्स पे, ये किस ग्रोह की आपको कार्रवाई लग रही है? अब तक कोई इस तरह की कोई तलात है? अच्छा, ये ग्रोह तो मैंने आपसे पहले अर्ज की, इनके नए नए ग्रोह उभरते रहते हैं, नए नए किसी ने जिम्मेदारी कबूल की हो, किसी की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आया हो? एक हाँ, इसकी तो देखिए, पहले तो BLA वाले थे, फिर BRA भी है, इसमें बलोच रिपब्लिकन आर्मी भी है, बलोच लिबरेशन BLF, बलोच लिबरेशन फ्रंट भी है। इनमें वो डॉक्टर अला नजर वाली पार्टी एक जमाने में बड़ी एक्टिव हुआ करती थी। ठीक हो गया, जिसको बरामदाग बुगटी हेड किया करते थे, या एक किस्म की पॉलिटिकल। तो ये कहना कि ये एक ग्रुप नहीं, देखें इनकी आपस में जितनी भी लिए जो सो कॉल्ड लिबरेशन ग्रुप्स हैं या लिबरेशन आर्मीज हैं या पार्टीज हैं या जो आप कह रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ लिंक में भी होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, और इनको सपोर्ट भी एक ही एंड से आती है और कोई एंड नहीं है मेरे पास इनको सपोर्ट करने के लिए। पहले अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान वाले खुद
फाइनेंशियली तो इतने स्ट्रांग थे नहीं, जो बात है उनको very इंडियन, true. जी हाँ, उनको इंडियन साइड से आया करती थी, Very true. और इंडियन ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, बलूचिस्तान के बारे में वो कहते होते हैं, मैंने कहा ना आपसे, वो कॉन्फ्रेंसेस करवाते रहे हैं दिल्ली के अंदर और बैंकॉक के अंदर, बैंकॉक में इनको बुलाया करते थे, वहां पर बाकायदा सेपरेटिस्ट की कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी। तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है बेसिकली। ठीक हो गया। मुझे बताया जा रहा है सैयद नजीर साहब दोबारा कनेक्ट हो चुके हैं। सर सैयद नजीर साहब वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप जरा ये जो वाकयात हुए हैं जिसमें हमारे जवानों ने शहादत नोश फरमाई है, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए और ख़ासतौर पर लवाकिन को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। दहशतगर्द भी जो है जहन्नुम वासिल हुए, मैं चाहूंगा कि आप इस पर ज़रा लबकुशाई कीजिएगा और आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ग्रोह इसमें मुलविस हो सकता है और इस तरह के वाकयात अचानक से क्यों बढ़ गए हैं पाकिस्तान में सर पिछले 2 महीने से? ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब। मुझे सैयद साहब की आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़। ठीक हो गया, चलें चलें उनको कनेक्ट करें, कोशिश करें कि हम उनसे अगर वॉइस लिंक के थ्रू बात कर सकें। सर मैं आपसे सर एक सवाल मेरा और होगा कि अमेरिका की तरफ से भी उनके वजीर खारजा का बयान आया है अभी, जिसमें कहा है कि पाकिस्तान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक जिसमें उनसे सवाल किया गया पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो बहुत खास है हमारे लिए और बड़ा इंपॉर्टेंट, उनसे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, वो भी उस वक्त पे जब ऑलरेडी इमरान खान साहब चीन के दौरे पे जा रहे थे। ब्रिगेडियर साहब आ गए? सैयद नज़ीर साहब, अच्छा सैयद नज़ीर साहब आप सुन सकते हैं मुझे? ब्रिगेडियर सैयद साहब आवाज नहीं। जी ब्रिगेडियर सैयद साहब आप मुझे सुन सकते हैं? ब्रिगेडियर सैयद साहब ठीक हो गया, चलें आप ऑडियो लिंक पे कनेक्ट करें प्लीज सर को। अब सर ये कैसे देखते हैं आप अमेरिका के इस बयान को, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए, और इमरान खान साहब ऑलरेडी चीन के दौरे पर जा चुके हैं और बल्कि 4 रोजा दौरे के पर वहीं रहेंगे चीन में। देखिए अमेरिका पाकिस्तान को लूज नहीं करना चाहेगा किसी भी सूरत, ठीक है। उसकी वजूहात ये हैं कि बड़ा पुराना हमारा उनके साथ ताल्लुक रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद से हम उनके एलाई रहे हैं जी। और बीच में ठीक है अप डाउन होता है, मुल्कों के दरमियान अप डाउन होता है, लेकिन अमेरिका कभी ट्रस्टेड एलाई पाकिस्तान का नहीं रहा है। ओके। मैं क्यों कहता हूँ इसको, और आगे भी नहीं रहेगा। जी हाँ, अगर देखें माजी आपको आने वाले दिनों का वो कहते हैं तस्वीर दिखाता है माजी। डू मोर वाला जो गर्दान थी उसको भूलना नहीं चाहिए हमें। ठीक हो गया। वो हमें मजबूर करते रहे, हमें प्रेशराइज करते रहे। एब्सोल्युटली नॉट कहने के बावजूद भी हमें भूलना नहीं है। वी मस्ट बी रेडी के हाँ जी, वी मस्ट बी रेडी, और खास तौर पर कहते हैं उस शख्स को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने आपको कभी नुकसान पहुंचाया हो। ठीक हो गया। तो ये तो मुमालिक हैं इनके दरमियान। हाँ, ताल्लुकात खत्म करना मेरा ख्याल है जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें नहीं आता, लेकिन ताल्लुकात को एक खास एंगल से और एक खास लेवल तक लेके जाने के लिए दोनों मुमालिक का, पाकिस्तान अमेरिका का एक इसको कहते हैं ना कि स्टेट टू स्टेट डिस्कशन होनी चाहिए, स्टेट टू स्टेट रिस्पांस होना चाहिए और स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज पैसे बंद कर दें, कल सैंक्शन लगा दें, फिर प्रेसलर अमेंडमेंट, फिर और कौन कौन सी बात, KLB एंड ऑल दोस थिंग्स। इन चीजों से निकलना चाहिए अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि हम किस किस्म के ताल्लुकात अमेरिका के साथ। चलें ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, मैं आपके रिव्यूज जानना चाह रहा हूँ। आप मुझे सुन सकते हैं ब्रिगेडियर साहब? हाँ जी। चलें सर, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक। सर प्लीज क्या राय रखते हैं, जो वाकयात हुए, हमारे जवान शहीद हुए, दहशतगर्द भी कुछ हलाक हो गए हैं, जहन्नुम वासिल हुए, कुछ फरार हो चुके हैं, ये इस तरह के वाकयात पिछले 2 महीने से क्यों बढ़ गए हैं सर? देखिए मेरे ख्याल में कि ये एक इम्प्रेशन जो क्रिएट हुआ था कि तालिबान की हुकूमत आई है और वहां से INDS और रा वगैरह कंप्लीटली तौर पर निकल गए। दूसरी तरफ पर ये थी कि ये ग्रुप्स के खिलाफ अभी तालिबान लड़ेंगे और उनका सफाया करेंगे। और तीसरी बात ये भी थी कि शायद अभी ये जंग खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके रेमिनेंट्स या इसके पीछे जो हालात थे, स्पेशली नाटो अमेरिका निकल चुका है। मेरे ख्याल में वो मफरूजे कुछ गलत साबित हो रहे हैं। वो इसलिए गलत साबित हो रहे हैं कि जहां तक कि ऐसे ग्रुप्स का ताल्लुक होता है, दहशतगर्द तंजीमों का ताल्लुक होता है, इसको हम 3 तरह से देखते हैं। एक तो वो है जो प्योर अफगानिस्तान के जंग के लिहाज से जिस तरीके से TTP का एक नैरेटिव था,
ठीक है। और कि पाकिस्तान ने अमेरिका और नाटो का साथ दिया, इसलिए इसके खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक हो गया। अब वो नैरेटिव तो खत्म हो चुका है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने आखिरी लड़ाई लड़नी है। अच्छा, वो आखिरी क्या लड़ाई लड़ने में दो आखिरी लड़ाई लड़ने में दो चांसेस थे। जिस तरीके से सीज फायर हुआ और फिर बातचीत का सिलसिला चलना था, और वो नहीं चल सका, इसलिए कि उनके जो टॉप लीडरशिप थी, अगर नूर वली इंक्लाइंड थे और उसने एक किस्म के पीस की तरफ जा रहा था, तो दूसरी तरफ पर फकीर मोहम्मद जो कि बाजावर से था, इसके अलावा जो खुरासानी था, खालिद खुरासानी मोहम्मद से, और इसके अलावा एक सुवाद से भी था, ये तीनों कमांडर एग्री नहीं कर रहे थे। तो मतलब है कि एक पाकिस्तान का तो ये भी था कि इसमें जाहिर है कि कुछ ग्रुप्स के साथ बातचीत जारी है और कुछ ग्रुप्स के साथ नहीं है। अभी मेरे ख्याल में कि वो प्रिवेल कर गए कि बातचीत नहीं करनी है, किसी के साथ भी जारी नहीं, अब तो कह दिया गया है कि बातचीत का सिलसिला खत्म हो गया। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि आया उन्होंने अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, ठीक है, या ये लड़ाई उनकी आखिरी लड़ाई साबित होगी, और जो विंडो अपॉर्चुनिटी उनको मिली हुई थी उससे अगर कुछ लोगों ने फायदा उठाया है और कुछ उठाना चाहते हैं तो उनके लिए अब भी ये दरवाजा खुला है। ठीक है। तीसरी बात ये है कि जहाँ तक बलूचिस्तान चैप्टर का ताल्लुक है या खुरासान चैप्टर का ताल्लुक है, तो वो दो अलग अलग चैप्टर्स है। मेरे ख्याल में कि अगर टीटीपी डिसबैंड हो जाती है या उसके काफी कमजोर हो जाती है, तो उनके नॉन रिकंसाइलेबल एलिमेंट जो होते हैं वो खुरासान चैप्टर में चले जाएंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ पर जो बलूचिस्तान का वो है, तो वहाँ पर तो सब नेशनलिस्ट है जो प्रेजेंट अटैक्स हुए हैं लास्ट वीक में, बल्कि 3-4 दिनों में, इनमें दो के यानी जहाँ तक पंजगूर का ताल्लुक है या किच का इलाका का ताल्लुक है तो ईरान बॉर्डर के साथ है, और जहाँ तक नूशकी का तो वो अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है। ठीक है। अब ये दोनों तरफ से और बहुत क्विक सक्सेशन में ये 3 अटैक्स हुए, और जाहिर है कि हमारा जो चेक पोस्ट था किच में, तो उस पर तकरीबन हमारे 10 जवान शहीद हो गए हैं, और वहां पर जाहिर है कि बहुत बड़ा हमला हुआ था। जाहिर है कि उसके बाहर भी उनकी लाशें पड़ी हुई थी और बहुत ज्यादा खून भी था। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जो बलोच नेशनलिस्ट तक वो मारे गए हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक नूशकी का ताल्लुक था या पंजगूर का ताल्लुक था, तो उसमें तो 6 बंदे जो थे उनके इधर मारे गए थे, और टोटल 15 कैजुअल्टीज दहशतगर्दों के हुए थे। ठीक है। अब बात ये है कि मेरे ख्याल में कि ऑर्गेनाइज अटैक में और इनको नुकसान तो उठाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने इस वेव को एक डेडली अटैक के तौर पर जो मजीद ब्रिगेड के नाम से विले का एक सब जो कहते हैं खुदकश ग्रुप है, और उन्होंने ये किया था। जाहिर है उनका नुकसान तो हुआ, लेकिन उन्होंने स्पेशली जो उनके पीछे जो ईरान के सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं और इंडिया उसको प्ले करता है, और ये जो नैरेटिव है वो नैरेटिव अब इंडिया उसको डिप्लोमेटिक और इसके अलावा जो प्रोपेगेंडा के तौर पर, और तीसरा एक इंसर्जेंसी टूल के तौर पर उनको इस्तेमाल करे, जो अजूद डोल का जो नैरेटिव है कि ये दहशतगर्द है, ये मर्सनरी अच्छा, क्या यहाँ पे एक चीज ऐड कीजिएगा सर, क्या पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है कहीं पे, या हो सकता है या मुमकिन है? पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन ये ईरान बॉर्डर की जरा बात कीजिएगा। जी, मेरे ख्याल में कि हम इस सिलसिले में थोड़े से रिजर्व हैं। अदरवाइज आपने कल भूषण यादव के उसमें देखा कि उन्होंने किस तरीके से जवाहर को जब वो डेवलप कर रहे थे इंडिया, तो वहां पर उनके कैंप्स थे और उधर से उसका आना जाना था। दूसरी बात ये कि पंजगूर का जो इलाका है या खिच का जो इलाका है ये ईरानी बॉर्डर के साथ है, बिल्कुल बिल्कुल, और तो जाहिर है कि वहां से इस्तेमाल है। तीसरी बात ये है कि वहां पर कुछ ग्रुप से जो कि दोनों तरफ पर अटैक कर लेते हैं, तो वहां पर भी बाज़ औक़ात उनको वो धकेल लेते हैं और बाज़ औक़ात हम उनको धकेल लेते हैं, तो वो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है इसमें। ठीक हो गया, चलें सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ मॉर्टर अटैक्स भी हुए थे, और
उनके फौजी जो पासदारान है वो भी पाकिस्तान के इलाके में आए हुए थे। बिल्कुल। तो इस किस्म के वाकयात और फिर ड्रोन्स की भी बात हुई थी, तो मतलब है कि इतना गुड़ी नहीं है, वो सरजमीन भी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। चलें सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ब्रिगेडियर इसहाक साहब, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईरान बॉर्डर के पे थोड़ी सी बात कर लीजिएगा, आई थिंक कुछ कहना चाह रहे थे आप। दूसरा, मुझे बताइएगा कि व्हाट नेक्स्ट, क्या इस तरह के वाकयात अब होते रहेंगे? हमारी जो ऑलरेडी जिस तरह से हाई अलर्ट पे हम आ चुके हैं, सो वी आर वेरी मच कंफर्टेबल नाउ, वी आर वेरी मच रेडी नाउ, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या शहरों में तो ये वाकयात नहीं बढ़ जाएंगे? अभी हमारी इंटेलिजेंस इत्तलात किस हवाले से हैं सर, किस हद तक हैं? देखिए, पहले जो सर नज़ीर साहब ने वही बात की ईरान वाली, ईरान में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ईरान की जो दूसरी तरफ है वो बलोच पॉपुलेशन है, जिसको सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से हम पहचानते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमारे प्रॉब्लम उनके साथ रहे हैं किसी ज़माने में, जो कि अभी खैर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ईरान हमारे ऊपर बड़े कंसर्न्स हुआ करते थे, हमारे उनके ऊपर हुआ करते थे, ख़ास तौर पर सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ करते थे ये। और उसी में वो रेगी एक फेमस नाम हुआ करता था, जिसका जो बाद में मारा गया था। तो ईरान बॉर्डर भी सिक्योर बॉर्डर नहीं है उस तरह कि हम कहें कि वहाँ से कोई मूवमेंट इस तरफ नहीं हो सकती है। इसकी एक और चीज बताता चलूं, ईरानियन बॉर्डर से सबसे ज्यादा चीजों की स्मगलिंग भी होती है। बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता, जहाँ वहाँ से तेल आता है, तेल देख लें आप, आती है, वहाँ से कमोडिटी आइटम आते हैं, वहाँ से एडिबल्स आते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें, हाँ, वहाँ पर एफर्ट जरूर हो रही हैं कि उस बॉर्डर को भी फेंस किया जाए, और मेरा ख्याल है अच्छा खासा उसको फेंस किया जा चुका है, लेकिन वो लेकिन ये यूज होता रहा है। ये बॉर्डर इंडियन भी यूज करते रहे हैं और बलोच इंसर्जेंट भी इसको यूज करते रहे। अभी आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ, जो आपने पूछा है कि क्या ये हालात इसी किस्म, जी व्हाट नेक्स्ट। देखें, अगर मैं ये कह दूं कि नहीं होंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसलिए वो लोग जो, जी हाँ, रियलिटी है। देखें, रियलिटी को अगर हमने आंखें बंद कर ली तो इससे ये मतलब नहीं कि वाकयात बंद हो जाएंगे, नहीं, वाकयात बंद इसलिए नहीं होंगे कि हमने टीटीपी के खिलाफ मुकम्मल 100% कामयाबी हासिल नहीं की थी। मैं उस वक्त भी कहा करता था कि 70, 80, 90% तक आप कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जी, उनकी लीडरशिप यहाँ से निकल गई थी। जब टीटीपी की लीडरशिप निकल गई थी तो वही टीटीपी की लीडरशिप, आर दे रिक्रूटिंग का अमल जारी है? व्हाट डू यू थिंक? आई मीन, इतने सरगर्म हैं कि रिक्रूटमेंट भी साथ साथ चल रही है इनकी, वो टूटे फूटे जो बच्चे थे। लेकिन क्या हम देखें, दो चीजें, क्या हमने उनकी जो फाइटर कार्डर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया था? पहला सवाल तो ये भी आता है ना कि क्या हमने 100% उनको खत्म कर दिया था? नहीं, स्लीपिंग मोड में चले गए होंगे, सोसाइटी में मर्ज कर गए होंगे, अभी दोबारा री इमर्ज इसलिए हुए हैं कि उनको लीडरशिप ने दोबारा कांटेक्ट किया होगा, पैसा कहीं से आया होगा, हथियार कहीं से आए होंगे। और ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ लड़ना जानते हैं, इसके अलावा और कोई चीज नहीं जानते, जो बात है उसके बिना उनको सुकून नहीं मिलता, और उसी से वो पैसा कमाते हैं। मर्सनरी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बलोच इंसर्जेंसी जो है, उस पर तो हमारी सक्सेस उस तरह की कभी नहीं हुई थी कि हम कहें कि हमने कंप्लीटली उस सेपरेट सब नेशनलिस्ट मूवमेंट को खत्म कर दिया था। इसलिए उस तरफ तो ये जारी रहेगी, बिकॉज वहां पर जरूरत इस चीज की है कि हम उन तमाम मुहर्रिकात को, उन तमाम वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश करें जो कि बार बार इंसर्जेंसी की तरफ से लोगों को सर उठाने पर लेकर आती है, मजबूर करती है या उनको मोटिवेट करती है। ठीक हो गया। लेकिन ये वाकयात होंगे, अलर्ट रहना पड़ेगा सिक्योरिटी एजेंसीज को। वज़ीर दाखिला साहब की तरफ, वज़ीर दाखिला की तरफ से, बल्कि शेख रशीद साहब की तरफ से उस पर कहा भी गया। कैसे वाइंड अप करेंगे सर? मैं लास्ट मिनट है मेरे पास। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर सैयद साहब, क्या व्हाट नेक्स्ट, कितने तैयार हैं हम और किस तरह के खतरात अभी भी हमारे सरों पे मंडला रहे हैं? देख लो, ये खतरात तो जब तक आपका दुश्मन होगा तो ये खतरात रहेंगे, और इंडिया के साथ आपकी दुश्मनी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के क्रिएशन से अभी तक तो चल रही है। दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक के लिहाज से, और स्पेशली जो अभी कोल्ड वार है, अदरवाइज अमेरिका इधर रहा है, बरतानिया इधर रहा है, तो इस लिहाज से इसमें इस किस्म के इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी प्रेजेंस और अपने इन्फ्लुएंस और अपने जो
इस इलाके में जो खेल उन्होंने खेलना होता है वो जरूर करेंगे। तीसरी बात ये आ जाती है कि हमें जो हमारे अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके साथ हमें अगर पीपल्स या सिटीजन सेंट्रल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं और जो वहां पर मसाइल हैं उसको खत्म कर देते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी और उनको शेयर होल्डर बनाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इस किस्म की चीजें कम हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में इस पर हमें बहुत सीरियसली आगे जाना होगा ताकि किसी जो पसमानदे इलाके हैं या जहां पर इस किस्म के मौके नहीं है उनको बराबर सतह पर लाना पाकिस्तान के जिम्मेदारी भी है। और बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है और वहां पर जाहिर है कि पस खाली है इकोनॉमिक करना होगा और सीपेक में स्पेशली उनको बड़ा हिस्सा देना होगा इसलिए कि गवादर भी उधर है और वैसे गुजर सा भी उधर से है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे जो रिजर्वेशन है पहले हम इसको एड्रेस करें तो फिर खुद ब खुद इस किस्म के हालात कम हो जाएंगे। और फिर ये जो बार बार इंसर्जेंसी के खिलाफ ऑपरेशन है इसमें कमी लानी होगी और मेरे ख्याल में सॉफ्ट अप्रोच अडॉप्ट करना होगा। राइट सर, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, सैयद साहब, ब्रिगेडियर इसहाक साहब बहुत शुक्रिया। अच्छी हेल्दी डिस्कशन रही और एक्चुअल सिचुएशन का अंदाजा हुआ। वी होप कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी फोर्सेस पूरी काबिलियत रखती हैं इन तमाम जितनी भी ये ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहती, पाकिस्तान का सुकून जिन्हें बर्दाश्त नहीं है वो कहीं छुप नहीं सकेंगे और उनको घुस घुस कर मारा जाएगा और ये बिल्कुल होगा। आज के लिए इतना ही। ऑफ कोर्स इस टॉपिक पे अब बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल सूरत हाल के हवाले से। इकोनॉमिकल हब में भी कुछ चल रहा है। हमारी जो 6th हमें जो इंस्टॉलमेंट मिलनी थी वो मिल चुकी है। जो किस्त है $1 बिलियन की, उससे क्या होने जा रहा है और एशियाई तरक्की बैंक पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है, जानते हैं इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं और अब बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सूरत हाल के हवाले से। बड़ी खबर ये जी कि जिसका इंतजार था खासतौर पे शौकत तरीन साहब को भी और पीटीआई हुकूमत को, वो हो चुका है। बड़ा मरहला तय हो चुका है जिसके लिए हमने स्टेट बैंक एक तरफ से उनके नाम कर दिया। IMF के छठी जो किस्त है वो हमें मिल चुकी है। $1 बिलियन की मिली नहीं है, मतलब उसकी अप्रूवल जो है वो हमें मिल चुकी है, जिसका ऐलान शौकत तरीन साहब ने भी ट्विटर पे किया और फवाद चौधरी साहब ने भी ट्विटर पे किया और कहा जी इससे हमारी तमाम मसले बस इसी से हल हो जाएंगे, बस अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट खैर लेट्स सी। इसके साथ साथ एशियाई तरक्की बैंक ने जो है वो रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान की, खासतौर पर जो फाइनेंशियल इस वक्त सूरत हाल है और उसमें क्या कहा गया है। मैं थोड़ा सा उस रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं, उसके बाद मैं मौजूद मेहमानों की तरफ साथ साथ बढ़ूंगा। एशियाई तरक्की बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को सरमायाकारी कवानीन बेहतर करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें बेहतर के साथ साथ आसान करने की भी जरूरत है। अच्छा, पाकिस्तान को माली और तिजारती पॉलिसियां कारोबार दोस्त माहौल के मुताबिक बनाने की जरूरत है। सरमायाकारी और तिजारती पॉलिसियां आलमी मयार से हम आहंग करने की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान को अदायगियों के तवाजुन में बेहतरी के लिए इदारा जाती भी बेहतरी की जरूरत है। अच्छा, रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बहुत सी खराबियों से भरी है, जिसमें पॉलिटिकल असर भी है, मतलब सियासी असर जो है, सियासी असर और रसूख, खासतौर पर मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र किया उसके ऊपर, वो भी एक खास बड़ी वजह बनता है। अच्छा जी, इसी के साथ कुछ बरामदात का जिक्र है, उन फिगर्स को हम अभी छोड़ देते हैं। जो इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट जो मुझे नजर आया है वो ये है कि तकनीकी महारत की वजह से, लाइक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, उसकी कमी की वजह से नई टेक्नोलॉजी के हुसूल में हमें मुश्किलात हैं, एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट एक्चुअली कम्पीटिंग दिस रीजन, खासतौर पर जिस रीजन में हम रहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है जिसपे मैं चाहूंगा क्या थोड़ा सा तबसरा हो। मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे समीउल्लाह साहब ने ज्वाइन कर लिया। समी साहब अस्सलाम वालेकुम। समी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा मेरे दीगर मौजूद मेहमान, अच्छा इश्तियाक बेग साहब आ गए सर, अस्सलाम वालेकुम। जी बेग साहब बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ हैं, समीउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। बेग साहब मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा, सिंस यू आर अ रिनाउंड बिजनेसमैन माशाल्लाह। सर पहले बात कर लेते हैं जरा एशियाई तरक्की बैंक के हवाले से, उसके बाद में जरा $1 बिलियन की जो ग्रांट कह लें उस पर मैं आऊंगा, या किस्त कह लें। सर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को सरमायाकारी कवानीन बेहतर करके मुश्किल कवानीन कम करने की जरूरत है। पाकिस्तान को माली और तिजारती पॉलिसियां बेहतर करने की जरूरत है, यह भी सुन लीजिएगा, और सरमायाकारी और तिजारती पॉलिसियां आलमी मयार से हम आंग करने की जरूरत है। प्लीज इसको जरा समझाइएगा क्या क्या होना चाहिए पाकिस्तान में सर बिजनेस के हवाले से।
जो है सर। ये हर साल अपनी रिपोर्ट देता है और कंट्रीज के बारे में जी। उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो बतलाती है, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद होते हैं जो देखते रहते हैं। राइट सर। देखिए पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में FDI जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं या सरमायाकारी कहते हैं, ठीक है, वो FDI तकरीबन ना होने के बराबर हुई। यानी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में इतनी खराब हालत रही ये भी हो। कोरोना रीजन हो सकता है सर इसका? नहीं सर, देखिए कोरोना को कौन आएगा इस टाइम पे? नहीं देखिए, अच्छा। कोरोना मैं इसलिए नहीं उसको ब्लेम करूंगा कि इस वक्त जो एक सरमायाकार है वो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी चाइना की तो मैं बात नहीं कर रहा, यूएई में इन्वेस्टमेंट हो रही है, टर्की में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो क्या हो रहा है कि जो एक सरमायाकार जिसके पास पैसा है वो ये देखता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है, सरमायाकारी के जो कवानीन है वो कहाँ पे अच्छे हैं। और दूसरा देखिए, सरमायाकार एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखता है, मैं खुद सरमायाकार हूँ, एक मेरा यूएई में भी बिजनेस है, मोरक्को में भी बिजनेस है। कुछ अर्से पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये बतलाया गया कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन में पिछले 3 सालों में 16 दर्जे का बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब क्या हुआ है कि उससे पहले उन्होंने जब 4 सूबों में हमारी एक पोल किया तो उसमें ये बतलाया है कि जी पाकिस्तान में जो करप्शन आई है अब वो अदलिया में भी सराहत कर गई है। यानी कि पुलिस नंबर 1 पे आई थी, अदलिया और पता नहीं आपको याद हो कि नहीं, अदलिया नंबर 2 पे आई थी। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, बाहर का सरमायाकार जो होता है जब किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है तो ये बोलता है कि खुदा ना खास्ता कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या मैं अदलिया में जाके अपना हक ले सकूंगा कि नहीं ले सकूंगा। अगर एक मुल्क में करप्शन है, हर सतह पे करप्शन है, यानी कि परमिशन आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए है, इंपोर्ट कुछ कर रहे हैं, मशीनें इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए, हर जगह पे जब करप्शन है तो बाहर के लोग इसमें नहीं पड़ना चाहते। दैट इज द रीजन कि उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो सरमायाकारी के जो कवानीन है इसके अंदर बड़ी बेहतरी लाने की जरूरत है। बिल्कुल सर। और अगर इसमें बेहतरी नहीं आई इसके अंदर तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जिस तरह का ये हो रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि टैक्स वसूली जो है उसमें भी शफाफियत की जरूरत है। अब देखिए, होता ये है कि मैं एक बाहर का सरमायाकार हूँ, पाकिस्तान में आया हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या हो रहा है जो आपको पता है कि इस बार FBR में कितनी ज्यादा रिश्वत चल रही है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि वो आके आपको तंग करेगा, आपसे रिश्वत मांगेगा। अगर टैक्स भी आप देना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी आप टैक्स नहीं दें, आप शेयर कर लें हमारे साथ जी। अच्छा, तो अब क्या, हाँ ये चीज हो रहा है। ये तो पीटीआई हुकूमत इतना कह रही होती है हम तो टैक्स पे हमारा इतना ध्यान है, हम तो टैक्स इतना जनरेट कर रहे हैं। इमरान खान ने मुबारकबाद दी है कि जी इतना टैक्स हमने कलेक्ट किया है, अगले साल हम इतना करने वाले हैं कलेक्ट। नहीं देखिए, FBR के अंदर तो ये आपको खुद मालूम है कि इससे पहले NAP के जो चेयरमैन वगैरह आए थे उन्होंने खुद बतलाया था कि पाकिस्तान में 2 अरब रुपए का शायद पर डे जो है करप्शन यहाँ पे हो रही है और अब इसमें इजाफा हो गया है। देखिए, वो तो साफ नजर आ रहा था जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी इंडेक्स अपना जारी किया तो पाकिस्तान में 3 सालों में इजाफा हुआ है। अच्छा देखिए, बाहर का सरमायाकार जो है, दूसरी बात ये होती है कि डीवैल्यूएशन जो होती है आपको बहुत ज्यादा डिस्करेज करती है। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, अगर एक आदमी जो था उसने 100 रुपए पाकिस्तान में कमाए तो वो $1 बाहर ले जाता था अपना जब प्रॉफिट जो होता था। अब वो क्या कर रहा है कि आधा प्रॉफिट लेके जा रहा है, क्योंकि 175 रुपए वो देगा तो उसको $1 मिलेगा। और बातें हमारी क्या हो रही हैं कि शायद डॉलर जो है वो 200 रुपए पे भी चला जाए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया में ये चीजें नहीं हो रही हैं। ठीक हो गया। कोई आदमी ने सरमायाकार जो है वो बड़ा सेल्फिश होता है, उसकी कोई हमारे मुल्क से वो नहीं है। वो यही पैसा जब कहाँ पे, आप देखिए ना हमारा स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों को अरबों का लॉस हुआ है। जिस तरीके से हमारा स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह आपने देखा है कि कंटिन्यूसली स्टॉक का जो है वो नीचे आया, इंडेक्स उनका नीचे आया है, तो बाहर के जो सरमायाकार थे इस वक्त वो अपना यहाँ से सरमाया निकाल के ले गए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज भी सर इस पे मैं चाहूंगा कि आप जरा लबकुशाई कीजिएगा। बंदरगाहों और तवानाई की बदहाली से आलमी तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा कम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान का 160 ममालिक में 122वां नंबर है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हो क्या रहा है कि इस वक्त हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हो रही है। देखिए, हम ये कहते हैं कि पहले एक इन्वेस्टर आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे और उसके बाद जो है हम देखिए ना इस वक्त क्या इलेक्ट्रिसिटी के
प्रॉब्लम आपकी चल रही है, गैस की प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं। मैं एक फैक्ट्री लगाता है बाहर का आदमी, आपने एकदम से गैस बंद कर दी कि जी गैस की शॉर्टेज हो गई है, उसकी फैक्ट्री जो है बंद हो गई है, मतलब पानी जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है ना तमाम चीजें हमारी, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। अभी जो आप बांग्लादेश के एग्जांपल दे रहे थे उनके आप देखें लेबर कॉस्ट, तमाम तर चीजें, फैसिलिटीज, टैक्सेशन, किस तरह से खास पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहां चले गए सर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी का दूसरा टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं, देखिए मैं हमेशा अपने कॉलम में भी ये कहता रहता हूं कि अगर हम ये सोचते हैं हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा, एशियन बैंक ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में वो बढ़ी नहीं और इंपोर्ट हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसमें तो लिखा है पैदावार की कमी भी वजह आ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो इतना ज्यादा आ रहा है कि हमारे 6 महीने के अंदर इस वक्त जो गुजरे हैं उसके अंदर कोई $10 बिलियन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आया, यानी कि इस साल हमें $20 बिलियन जो है वो खसारा आ रहा है हमें सिर्फ। हमारी एक्सपोर्ट अगर 30 है तो हमारी 75 बिलियन की इंपोर्ट हो रही है हमारी। तो आप आ जाएं जी, मैं हमेशा ये कहता रहता हूं अपने प्रोग्राम में भी, आपके प्रोग्राम में भी कहा था। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तमाम चीजें उसमें डाल लीजिए, वो 30 बिलियन से ऊपर नहीं बढ़ रही है। इंडिया का एक प्रोडक्ट है, वो एक प्रोडक्ट है आईटी, जो उसकी एक्सपोर्ट है 150 इतना तो डॉलर। सऊदीया का ऑयल का वो भी नहीं है एक्सपोर्ट रेवेन्यू। बिल्कुल सही है सर। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मुझे आपसे जरा बात करनी है आईएमएफ के हवाले से और $1 बिलियन अब कहां लगेगा। मैं समीउल्लाह साहब हमारे साथ। समी साहब सर जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिशान मर्चेंट साहब भी हमारे साथ हैं। अच्छा ठीक है समीउल्लाह साहब। अच्छा समी साहब, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, काफ़ी हमारे नामवर बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे जानना चाह रहा था कि पूरी इस पूरी रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। मैं आपकी राय लेना चाहूँगा सर, आप इसका तज्जिया कैसे करेंगे? इस पूरी जो रिपोर्ट आई है एशियाई तरक्याती बैंक की, मैं चाहूँगा पहले आपका तज्जिया हो जाए इसके ऊपर, हुकूमती पॉलिसीज़ को ज़रा मद्देनजर रखते हुए, करंट हुकूमती पॉलिसीज़ या माजी की जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उनको देखते हुए ज़रा इस पर तज्जिया कीजिएगा प्लीज़। देखिए, ऐसा है कि रिपोर्ट में चीज़ें तो सही लिखी हुई हैं कि ज़ाहिर है जो है हमारे यहाँ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग काफ़ी नीचे है, हिस्टोरिकली रही है, वो इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा है कि इसमें लिखा हुआ है कि हमें अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रक्चरल जो हमारी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है। इस पे जाहिर है जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनका भी काम है कि SECP या स्टेट बैंक, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें सबकी जाहिर है जिम्मेदारी है। तीसरा ये कि बरामदात में कमी की वजह हमारे यहाँ जो है कम पैदावार और मुकाबला ना करने का रुझान है। इसमें जो है क्या बात है, मुकाबला ना करने का रुझान क्या है हमारे अंदर? पता है कि हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन कम है, कार्टेलाइजेशन जनरली ज्यादा है, तो फिर लोगों का एक्सपोर्ट की तरफ रुझान नहीं होता क्योंकि प्राइस और मार्जिन यहाँ पे ज्यादा अच्छा होता है, तो फिर लोग वॉल्यूम बढ़ाने की तरफ फोकस नहीं करते। एग्जाम्पल हमारे यहाँ गाड़ियों में भी है, चीनी में भी है, बिजली में भी है, काफी चीजों में ये हमने ये सूरत हाल देखी है और ये हिस्टोरिकली हमारी यही सिचुएशन रही है। इसके अलावा ये इसके अंदर ये बात कही गई है, अगर आपने देखा हो हमारी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जो है, जो अब लॉ बना है उसका इन्होंने खैर मकदम किया है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये भी अच्छी बात है कि स्टेट बैंक की ऑपरेशनल खुद मुख्तारी जरूरी है ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, ये बड़ा ये खतरनाक एक मौजू कह लें आप, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग बड़ा सेंसिटिव एक राय रखते हैं कि ये गलत कर दिया, कुछ लोग कहते हैं ठीक कर दिया, तो इसके ऊपर तो खैर अक्सर बहस होती रहती है प्रोग्राम्स में। मैं अब जाऊंगा जरा, क्योंकि मुझे वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगा कमेंट लेना बेग साहब का भी। आप कभी ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं बात करूँ $1 बिलियन जो हमें मिला IMF की तरफ से। बेग साहब, $1 बिलियन मिल गया फाइनली, अल्लाह अल्लाह करते, और अब बताएं जी क्या मुल्क में कितनी बेहतरी आ जाएगी सर $1 बिलियन से? देखिए, ये $1 बिलियन जो हमें मिला है, ये हमने अपना स्टेट बैंक जो है गिरवी रखवा दिया है IMF के पास। जब कायदे आजम ने हमारा स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था तो इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा था। अब ये हमारा नहीं रहा। अब इसकी आपको मैं मिसाल इस तरह देना चाहता हूँ। देखिए, IMF, वर्ल्ड बैंक ये तो इस चीज की तारीफ करेंगे, उसकी वजह ये हो गई कि पाकिस्तान की अब सॉवरेनिटी जो है वो खत्म हो गई है स्टेट बैंक पे। कल को हमारे मुल्क में सैलाब आ जाता है, कल में हमारे मुल्क के अंदर वॉर हो जाती है, कुछ हो जाती है, हमें पैसों की जरूरत है। पहले क्या करते थे कि हम स्टेट बैंक के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि जी इतने बिलियन आप हमें दे दें, वो दे देते थे हमें, या छाप देते थे नोट, जो भी करते थे। अब आप नहीं ले सकते।
तो दूसरी बात यह है कि स्टेट बैंक कल जो उसका जो गवर्नर है वो आपका गवर्नर नहीं रहा, वो अब IMF का गवर्नर हो गया है। अच्छा, ठीक हो गया। और कल अगर वो चाहे तो वो कहेगा कि जी आज से डॉलर का रेट जो है वो 200 रुपए होगा, तो वो मानना हो जाएगा जी। हो जाएगा, इसी तरह कल से वो कहेगा जी 15% जो है वो इंटरेस्ट रेट होगा तो मुल्क के अंदर हो जाएगा। ठीक है। तो हो ये रहा है कि देखिए अगर ये इतनी अच्छी चीज थी तो इंडिया ने अपना स्टेट बैंक जो था वो क्यों नहीं IMF के हवाले कर दिया, बांग्लादेश ने क्यों नहीं कर दिया, दूसरे कंट्रियों ने। देखिए हो ये रहा है कि जब आपकी मईशत खराब होती है, आपको पैसों की जरूरत होती है, तो आप क्या करते हैं कि आप ऐसी चीजों पे भी कंप्रोमाइज करते हैं जिससे आपकी सॉवरेनिटी जो है वो अफेक्ट होती है। और अब मुझे तो ये डर लग रहा है, मैंने अपने कॉलम में भी रहा है कि देखिए अमेरिका हमसे बहुत नाराज है। IMF क्या है? IMF जो है वो अमेरिका का बच्चा है। जब वो अपने बच्चे को कहता है कि जी इनका हाथ मरोड़ दो, तो वो ये शराइत लेके आ जाते हैं। और हमारी हालत दिन पर दिन इतनी खराब होती जा रही है कि अब हमें अपनी सैलरीज देने के लिए हमें लोन बाहर से लेना, हाथ मरोड़ के हाथ टूटने तक की नौबत आ गई है। हाँ, और कल को खुदा ना खास्ता जी अमेरिका और वेस्ट आ जाते हैं कि जी आप डिफॉल्ट कर रहे हैं और हम आपको अगर 10 बिलियन देंगे, आप हमारे से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको कैप करें, बिल्कुल, आप ट्रीटी जो है वो साइन करें कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है वो साइन करें, तो हम जनाब उस में आ जाएंगे। तो पाकिस्तान को इस वक्त ट्रैप किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा सकता है। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरे पास वक्त बहुत कम है जी। समीउल्लाह साहब सर कैसे क्लोज करेंगे? $1 बिलियन आ गया सर। फिलहाल तो ये IMF का $1 बिलियन आया है, लेकिन IMF का हमारा जो जाने का इशू होता है वो ये होता है कि एक तो ये IMF के पैसे, बाकी जो है वो यानी हमें इसके बाद बाकी जो रीफाइनेंसिंग चाहिए होती है ADB, वर्ल्ड बैंक वगैरह की, वो सारी भी अनलॉक हो जाती है, क्योंकि हमारी साल की एनुअल डेट सर्विसिंग तकरीबन 14 से 15 अरब डॉलर की होती है। तो उसको हमें पे करने में जब IMF का हमें नोट मिल जाता है तो उससे हमें उसमें आसानी होती है। तो मेरा ख्याल है इसकी वजह से अगर आपने आज देखा, आज थोड़ा करेंसी मार्केट में बेहतरी का रुझान था। ठीक है। और कुछ हमारा जो है तिजारती खसारे में भी इस महीना कमी आई है, तो इसकी वजह से भी कुछ बेहतरी हुई थी। और दूसरा ये कि आप IMF प्रोग्राम में चलते रहेंगे तो जितने बेंचमार्क या जितने माइलस्टोन्स आपके तय हुए हैं आगे के, आप वो उस पर भी काम करते रहेंगे तो होपफुली उससे भी कुछ बेहतरी की तरफ आप जाए। ठीक है, चले आप इसको पॉजिटिव देख रहे हैं। और लेकिन उन्होंने 10.2% जो है वो हमारी जो महंगाई की शरह है वो भी बताई है साल की। बट खैर इस पे इंशाल्लाह बिल्कुल आगे के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। वक्त आज इतना ही था। बेग साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द। समी साहब बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल रात 10 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।